हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आपका फिर से स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज ICT इन एजुकेशन टॉपिक जो मैंने लिया था उसका हम पार्ट 2 करेंगे। आज हम पहले पार्ट को कवर कर चुके हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा नीचे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं नीचे, क्योंकि वहां पर मैं हर चीज़ का लिंक डाल देती हूँ और कोई PDF वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट होती है तो वो भी मैं वहां पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो आप फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो ICT इन एजुकेशन में हम ICT के बारे में पढ़ चुके थे, टर्मिनोलॉजीज को समझ चुके थे, ICT का रोल क्या होता है एजुकेशन लर्निंग में, किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं वो भी सीख चुके थे। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स को हम देखेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं 2 पार्ट्स में इसको खत्म कर रही हूँ। अगर इन फ्यूचर अगर मुझे आपके एग्जाम से पहले मुझे कुछ और चीज़ें मिली, कुछ PDFs या नोट्स या कहीं से कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और मुझे लगा कि वो ICT में आता है, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक हुआ, तो मैं उसको कवर कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे पार्ट 2 में मैं मोस्टली जो पहले की चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर रही हूँ। जो बुकिश नॉलेज पर बेस्ड जो ICT का रोल है वो सब मैं आज कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की हम क्लास वीडियो, जिसमें बेसिकली आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है ICT के बारे में। सबसे पहले हम बात आज की वीडियो में करेंगे कंप्यूटर की बात। देखिए, अगर हम ICT के टूल्स और डिवाइसेस की बात करें तो बहुत सारे टूल्स होते हैं। हमने रेडियो के बारे में सुना था, फिर हम टेलीविजन के बारे में पढ़ते हैं, मोबाइल फोन्स भी हमने देखे हैं, सब कुछ देखा है। लेकिन जब हम ICT की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? कंप्यूटर। मतलब मेरे दिमाग में तो सबसे पहले कंप्यूटर ही आता है जब भी हम ICT की बात करते हैं। कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर जो प्रोजेक्टर होता है ना, जो बड़ी सी स्क्रीन होती है, सामने क्लास बैठकर उसको देखती है, जिसको हम स्मार्ट क्लासेस भी बोलते हैं, प्रोजेक्टर वगैरह लगा दिया जाता है। तो वो सब ICT, जब हम ICT का नाम लेते हैं तो सबसे पहले वही हमारे माइंड में आता है। मतलब मेरे में तो आता है, आपके में पता नहीं मुझे क्या आता है। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर का रोल जो एजुकेशन सिस्टम में है वो सबसे ज़्यादा है ICT में। अगर हम किसी की बात करते हैं तो आपको हर स्कूल में कंप्यूटर मिल जाएंगे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। और इवन कुछ स्कूल्स में तो टीचर्स को भी पर्सनल कंप्यूटर दे दिए जाते हैं ताकि वो उसका यूज़ करें। और वैसे भी स्मार्ट क्लास में जो आपके सामने प्रोजेक्टर बोर्ड होता है वो भी एक कंप्यूटर का बड़ा वर्जन ही समझ लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें टीचर के पास होती हैं उस क्लासरूम में, तो वो आराम से उन चीज़ों को भी करा सकता है। तो देखिए, सम एजुकेशनल एप्लीकेशंस है, मतलब कुछ कंप्यूटर की एप्लीकेशंस है जो यूज होती हैं, और ये मैंने इसलिए भी लिखी है क्योंकि इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। ये सारी एप्लीकेशंस कंप्यूटर पर बेस्ड हैं और ये सारी एजुकेशनल एप्लीकेशंस है कंप्यूटर की, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, या फिर इनको हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CAI और CAL जो है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, एजुकेशन में बेसिकली इसका बार बार यूज किया जाता है इस टर्म का, और इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के द्वारा मैनेज की जाती है उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। और एक होती है कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर पर ही पूरी तरह से वो बेस्ड होती हैं, वो होती है यहाँ पर वो मैनेज करता है कंप्यूटर, यहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड कंप्यूटर पर होती हैं। तो कंप्यूटर CBI और CMI, इनकी फुल फॉर्म्स को आपको याद रखना है। ये आपको मैनेजमेंट में और ऑफिस में बहुत सारे लोग इन चीज़ों का यूज करते हैं। फिलहाल हमारा फोकस होना चाहिए कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग पर, यानी कि CAL पर, और उसको बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उसको बहुत ही बारीकी से हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आते रहे हैं, KVS में भी आते रहे हैं और DSSB में भी आते रहे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले देख लेते हैं एजुकेशनल यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के क्या क्या एजुकेशनल यूजेस हैं। ये पूरे एक ग्राफ से आप देख सकते हैं, सॉरी चार्ट से देख सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग, अगर कंप्यूटर होता है तो हम लर्निंग का मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेसन प्लान में उसको यूज कर सकते हैं। अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते वक्त हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा बहुत ही मैनेज्ड होगा। टीचर्स जो है टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में गूगल फॉर्म के बारे में बताया था। आजकल जो टीचर्स डिजाइन कर लेती हैं, ठीक है, आप PPT के थ्रू क्वेश्चन दे सकते हैं, PDF के थ्रू क्वेश्चन दे सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। ट्यूटरिंग कर सकते हैं, स्मॉल सेगमेंट में चीजों को बांटकर आप ट्यूटरिंग कर सकते हैं। एक्सरसाइज दी जा सकती है बहुत सारी, कैलकुलेटर भी यूज होता है, एक लेबोरेटरी के रूप में भी उसको यूज कर सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल यहाँ से बनाया जा सकता है। आप यहाँ पर गूगल क्रोम का यूज करके अपनी वीडियो में, अपनी PPT में पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके लिए किया है। डिसएमिनेशन ऑफ मटेरियल, तो ये भी होता है। आर्चिवल ऑफ मटेरियल, यानी कि आप उसको मटेरियल को स्टोर करके रख सकते हैं अभिलेख के रूप में, और फिर वो आगे भी काम आ जाता है। मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन भी है कंप्यूटर, ये बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस करने में भी हमें हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे सिमुलेशन वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाती हैं।
तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, वैसे आपको सारी पता ही हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये लाइन है, मतलब 4-5 लाइन आपको दे सकते हैं एग्जाम में कि ये कंप्यूटर का पार्ट है, मतलब कंप्यूटर का एजुकेशन में रोल को बताता है कि नहीं बताता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन चीजों का आपको बेसिकली यहाँ पर याद रखना है। और ये जनरल चीजें हैं, इनको एक बार पढ़ लो तो बस दिमाग में आपके बैठ जाएंगी, भूलोगे नहीं आप। उसके बाद हम बात करेंगे, मेन फोकस हमारा है जो है वो है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग पर, यानी कि CAL पर। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लो और इसके बारे में भी पढ़ लो तो बेटर है। CAL बेसिकली एक टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज हैं दैट आर एडेड बाय सम एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर। मतलब ऐसी लर्निंग एक्टिविटीज जहां पर हम कंप्यूटर की हेल्प से उनको एड करते हैं बेसिकली, ठीक है। कंप्यूटर उसमें मदद करता है हमारी। द रोल ऑफ द कंप्यूटर कैन बी एज अ टीचिंग एड। आप मान सकते हैं कि जब हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर असिस्टेड है, यानी कि कंप्यूटर उस लर्निंग को असिस्ट कर रहा है। अगर मैं कहूं कि मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती, PDF बनाना, वीडियो बनाना, बहुत सारी चीजें होती है, और मैं एक असिस्टेंट रख लेती हूँ, तो इसी तरह से कंप्यूटर जब लर्निंग प्रोसेस में एज एन असिस्टेंट का काम करता है तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। और इसको हम एक टीचिंग एड की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जिस भी माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, आप चाहे फ्लैश कार्ड से पढ़ा रहे हैं, चार्ट से पढ़ा रहे हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट से पढ़ा रहे हैं, वो सब आपका टीचिंग एड बन जाता है। जब आप कंप्यूटर से पढ़ाएंगे तो कंप्यूटर भी आपका एक डिजिटल एड बन जाता है, टीचिंग एड। इट कैन बी मोर स्टूडेंट सेंटर्ड। इसको आप चाहें तो मोर स्टूडेंट सेंटर भी बना सकते हैं। देखो, ये टीचर सेंटर्ड भी हो सकता है, लेकिन ये आप पर है कि आप इसका किस तरह से यूज करते हैं। तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सेंटर्ड ही बनाने की कोशिश करेंगे, टीचर सेंटर्ड की हम बात नहीं करेंगे। टीचर का रोल यहाँ पर NCF अगेन ये चीजें बोलता है कि टीचर का रोल सिर्फ एक फैसिलिटेटर का है, और उसको सिर्फ फैसिलिटेटर ही बनकर रहना है, गाइड बनकर रहना है, उसको ओवर पावर नहीं करना है बच्चे को क्लासरूम में, ठीक है। तो स्टूडेंट सेंटर्ड भी क्लासरूम होते हैं। जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है उसको बेसिकली हम स्टूडेंट सेंटर्ड ही मानकर चलेंगे, क्योंकि ये एक जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी ना हमारी, जो हम पहले पढ़ते थे सिर्फ लेक्चर मेथड के थ्रू और ये सब, इन सब चीज़ों से हटकर ये कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है। इसमें बेसिकली आप ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं बहुत ही किफ़ायती होते हैं। सपोज आपको किसी बच्चे को जो है फॉरेस्ट के बारे में बताना है, ठीक है। अब दिल्ली में तो फॉरेस्ट है नहीं, आप बच्चों को कहाँ फॉरेस्ट में लेकर जाएंगे, एंड प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग ऑल द स्टूडेंट्स टू द फॉरेस्ट, इस तरह से नहीं हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप उसको AV एड्स के थ्रू, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू फॉरेस्ट की सैर करा सकते हैं। आप जिम कॉर्बेट दिखा सकते हैं, आप नॉर्मल डिस्कवरी चैनल के थ्रू कुछ दिखा सकते हैं, टेलीविजन का आप यूज़ कर सकते हैं, आप लैपटॉप का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सब कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का ही पार्ट होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये तो जनरल चीज़ें हो गई कि ठीक है भाई, कंप्यूटर जहाँ असिस्ट करता है वो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग हो गई, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट इसके मोड्स होते हैं। एक मतलब एजुकेशनिस्ट थे, बारकर और सेन थे, BARKER बारकर और सेन। उन लोगों ने कुछ एजुकेशनल फंक्शंस बताए थे कंप्यूटर्स के, और उसी से रिगार्डिंग उन्होंने ये भी बताया था कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं और इसके बहुत सारे मोड्स होते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के। देयर आर वेरियस मोड्स, कई तरीके होते हैं जिससे हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से मोड्स होते हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो मोड्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग आर एज फॉलोज। ये हिंदी में नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि एग्जैक्ट हिंदी में कुछ मुझे मिला नहीं, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स प्लीज बुरा ना माने, थोड़ा सा इनके बारे में हिंदी मीनिंग का देख लेना। वैसे मैं आप हिंदी में बात कर रही हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो ये कुछ मोड्स हैं: ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ट्यूटोरियल, डायलॉग्स एंड कन्वर्सेशंस, गेम्स, सिमुलेशन, डेटाबेस, नैरेटिव्स या प्रेजेंटेशनल। तो ये कुछ मोड्स हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के, जिनको आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का मोड है, कौन सा नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जो होते हैं ना कि 1 ठीक है, 1 और 2 दोनों ठीक हैं। तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगी सभी को, तो आप जो है या तो अपने नोट्स बना लें या फिर सुन लें ध्यान से, जो भी आप ठीक समझें। सबसे पहले बात करते हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस की। अब देखो, आप कहोगे कि मैडम ड्रिल प्रैक्टिस ये तो करवानी नहीं चाहिए, ये तो टीचर सेंटर्ड होता है और इसमें तो रट्टाफिकेशन होता है। जी नहीं, ड्रिल और प्रैक्टिस में सब कुछ वही नहीं होता है। रट्टाफिकेशन वो होता है जब आप बिना सोचे समझे एक चीज को कहें कि नहीं रटो रटो रटो, वो होता है रट्टाफिकेशन। लेकिन आप समझकर जब याद करते हैं तो वो रट्टाफिकेशन नहीं रह जाता है, वो आपका ड्रिल एंड प्रैक्टिस का एक पार्ट हो जाता है। हम मैथ्स में जो है सम क्या करते हैं, जो मैथ्स के सम्स होते हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं ना। ड्रिल मेथड हम टेबल्स में यूज करते हैं, जैसे कि हम टेबल की प्रैक्टिस करते हैं बार बार। अगर आपको बच्चे को ये नहीं पता 2 2 जा 1, 2 1 जा 2 3 जा, उसको ये नहीं पता 2 1 जा 2 हम क्यों बोल रहे हैं, है ना। 2 2s आर
4, ठीक है। 2 3s आर, जैसे होता क्या है कि 2 2s यानी कि 2 2 मिलकर क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। 2 3s, अगर मैं 2 को 3 बार लिख लूं, है ना, मेरे पास 2 है, 2 3s हैं ये, है ना, 2 3s हैं, तो 2 3s कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। इस तरह से टेबल इस तरह से बनी है ना, तो आप उनको समझाएंगे कि 3 2 है तो ये 3s कितना हो जाएगा आपका 6। 2 4s यानी कि 2 4s आर, 2 2s आर, 2 3s आर, इस तरह से बोला जाता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, 2 2s आर, 4 4s, मतलब वो वाली चीजें होती हैं। तो 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, इस तरह से होता है। तो ये अगर आप ऐसे समझाएंगे बच्चों को और फिर प्रैक्टिस कराएंगे टेबल्स की, तो वो लर्न करेंगे। तो वो ड्रिल एंड प्रैक्टिस का पार्ट होता है। चलिए, हम कंप्यूटर की बात कर रहे थे, तो कंप्यूटर में किस तरह से ड्रिल और प्रैक्टिस हो सकती है। देखो, कंप्यूटर में बहुत सारी एक्सरसाइजेस हम बच्चों को दे सकते हैं, जैसे आप MCQs दे सकते हैं, ठीक है, फिलअप्स दे सकते हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए। आता है ना, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं कुछ कंप्यूटर के भी, उन सॉफ्टवेयर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर उनको MCQ दे सकते हैं, फिलअप दे सकते हैं। बच्चा, ठीक है, बच्चा करे, कंप्यूटर अपने आप ही बता देगा उसको कि हाँ भी ये गलत रिस्पॉन्स है कि नहीं। फिर जैसे ये बायजू ऐप वगैरह, काफी ऐप्स वगैरह चली हुई है ना, यहाँ पे भी कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे आपकी ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस होती है कि आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप एक ऑप्शन चूज करते हैं, अगर वो गलत हो जाता है तो रेड से आ जाता है कंप्यूटर में, सही होता है तो ग्रीन से आ जाता है, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है। तो ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस बच्चे कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। सेंटेंस, मल्टीपल चॉइस के, ड्राइंग करना, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, मेजर करना, ये सब कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। छोटा बड़ा निकालना, कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा है कौन सा बड़ा है, ये सब ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इन सब चीजों की आप कंप्यूटर के थ्रू करा सकते हैं। तो ये एक मोड हो गया। नेक्स्ट आपका आता है ट्यूटोरियल। अब देखो, ट्यूटोरियल में क्या होता है कि हम बेसिकली जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको एक सीक्वेंस में या फिर शॉर्ट सेक्शंस में जो है उसको डिवाइड कर देते हैं ट्यूटोरियल में। तो कंप्यूटर भी ऐसे कर सकता है कि उसको डिफरेंट फ्रेम्स में, जैसे कि मान लीजिए एक टॉपिक है आपका, कोई भी है, सपोज फॉरेस्ट ही टॉपिक है, फॉरेस्ट में किस किस तरह के फॉरेस्ट आते हैं, कौन से नेशनल पार्क्स हैं, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सबको आपने अलग अलग फ्रेम में कर दिया। फिर आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपने फॉरेस्ट लिखा, फिर यहाँ पे आपने सबटाइटल्स वगैरह दे दिए। तो इस तरह से ट्यूटोरियल जो है वो कंप्यूटर के थ्रू कराए जा सकते हैं। जैसे एक टीचर पढ़ाता है फ्रेगमेंट्स में करके अपने टॉपिक को, इस तरह से टीचर जो है कंप्यूटर का यूज कर सकता है यहाँ पर ट्यूटोरियल्स लेक्चर के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं डायलॉग्स की बात करते हैं। तो देखो, डायलॉग और कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है। जब मैं आपसे, अभी तो मैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी प्रॉपर डायलॉग या फिर कन्वर्सेशन प्रॉपर चल रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप सिर्फ मैसेज के थ्रू ही या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू ही कुछ बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी बच्चे के साथ बैठी हूँ, फेस टू फेस हूँ, ठीक है, और मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ वो बच्चा बोल रहा है, कुछ हमारे बीच कन्वर्सेशन हो रही है, तो ये होता है डायलॉग और कन्वर्सेशन। जो सुकरात थे, हिंदी में उनको सुकरात बोलते हैं और इंग्लिश में उनको सोक्रेट्स बोलते हैं, उन्होंने सबसे पहले डायलॉग मेथड यूज किया था। इसके बाद उनसे प्रभावित होकर एरिस्टोटल ने, देन पियाजे, ये सब इनसे इंस्पायर थे। तो इनका मानना था कि बच्चों को आप कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करो, डायलॉग्स में इन्वॉल्व करो, तो उसके थ्रू जो है आप हो सकते हो। अब कंप्यूटर असिस्टेंट में क्या होगा कि आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कंप्यूटर एक साइड से आप बोल रहे हैं, एक साइड से कंप्यूटर की आवाज बोल रही है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है ना भाई, तो आपने सुना होगा एलेक्सा का नाम, अमेजोन की है या पता नहीं कौन सी एलेक्सा। आप बोलते हैं एलेक्सा ये करो, एलेक्सा वो करो, तो एलेक्सा भी बोलती है आपके साथ साथ। तो वो कंप्यूटर कन्वर्सेशन और डायलॉग्स की ही बात है। आप अगर गूगल क्रोम खोलेंगे या फिर गूगल खोलते हैं तो वहां पर एक साइड में ऑडियो का मैसेज होता है, आप ऑडियो में कुछ भी बोल सकते हैं, फिर उधर से गूगल की तरफ से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रोबोट बोलता है कि हाँ भाई ये विकिपीडिया पे ये दिया गया है। तो ये सब डायलॉग की बात है और ये सब कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग का पार्ट है। उसके बाद गेम्स की बात करें तो गेम्स का तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर में बहुत सारी गेमिंग होती है, जैसे वीडियो गेम्स खेलते हैं बच्चे। लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वीडियो गेम्स ना होकर कुछ और ऐसे एजुकेशनल गेम्स हम बच्चों को सिखा सकते हैं। एजुकेशनल गेम्स या फिर एजुकेशनल एक्टिविटीज होती हैं जो गेम्स के फॉर्म में होती हैं और वो कंप्यूटर मतलब उनको लर्निंग करा सकता है इस तरीके से। अब अगली चीज पर आते हैं हम सिमुलेशन के ऊपर, ठीक है। सिमुलेशन, सॉरी थोड़ा सा मैंने पॉज किया था क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी थी जो मेरे को याद आ गई है सडनली, तो मैंने आपके लिए लिख दी है। मैं जब बता रही थी आपको सिमुलेशन के बारे में, यहाँ पर मॉडलिंग को भी आपको याद रखना है, ये भी CAL का पार्ट है, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का पार्ट है मॉडलिंग। सिमुलेशन और मॉडलिंग का हम साथ में यूज करेंगे। देखो सिमुलेशन क्या होती है, जब कोई भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है ना, कोई भी आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जिसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, तो कंप्यूटर उसको सिमुलेट कर देता है।
मतलब उस एक्सप्रेशन को आपको बिल्कुल ग्राफिक्स की फॉर्म में, विजुअल्स की फॉर्म में दिखाता है। एक मॉडल कह सकते हैं आप, 3D मॉडल की शेप में आपको दिखाता है, ताकि आपको समझ में आता है कि हाँ भाई ठीक है ये चल रहा है। ठीक है, मॉडलिंग क्या होती है? मॉडलिंग अगर सिंपल टर्म में देखो तो आप इमिटेशन कह सकते हो, बेंडरा को आप याद कर सकते हो। जब हम किसी को देखते हैं, किसी भी अपने स्टिमुलस को देखते हैं और उसकी कोई ऑब्जर्वेशन को हम, मतलब उसके किसी भी बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम उसको इमिटेट करने लग जाते हैं, वो एक तरह की मॉडलिंग होती है। तो रियल लाइफ में जितने भी हमारे मॉडल्स प्रेजेंट होते हैं, जब कंप्यूटर के थ्रू उनकी मॉडलिंग की जाती है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना। कार्टून्स आप देखते हैं या फिर आप ग्राफिक्स वगैरह देखते हैं, जो कि मतलब ये कह लीजिए एनिमेटेड मूवीज वगैरह होती है, वहां पे भी मॉडलिंग आप देख सकते हैं, वो सब कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का पार्ट होती है। तो सिमुलेशन जो है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको भी गूगल क्रोम खोल के दिखाती हूँ। सिमुलेशन के रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर फिनोमिना जितने भी होते हैं, जितने भी आपके रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, फिनोमिना होते हैं, दैट कैन नॉट बी लर्न डायरेक्टली, उनको कंप्यूटर जो है सिमुलेट करके आपको दिखा सकता है। एक इसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर साइड में, बिल्कुल यू कैन सी दैट ये कंप्यूटर सिमुलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, टाइफून जो है, टाइफून का एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको नहीं देख सकते हो तो किस तरह का विजुअली क्रिएट करता है, किस तरह के ग्राफिक्स होते हैं, ये सब कंप्यूटर सिमुलेशन के बारे में आप देख सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो थोड़ा गूगल या थोड़ा सर्च कर लिया करो, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये कंप्यूटर सिमुलेशन का एग्जाम्पल है। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिमुलेशन और मॉडलिंग क्या होता है ना। एक कंप्यूटर मॉडलिंग भी कर सकते, मतलब एक आप सपोज आपने एरोप्लेन नहीं देखा है, आपको एरोप्लेन का पूरा मॉडल देखना है ना, उसकी मॉडलिंग देखनी है आपको, तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर में जाकर, वो आप सर्च करेंगे तो वो आपको दिखा देगा कि मॉडलिंग ऑफ एरोप्लेन बाय कंप्यूटर या जो भी है, तो वो आप वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस। कोई भी डेटाबेस अगर आपको तैयार करना है, सपोज आपको कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है बड़े अमाउंट में, जैसे कि हम कोई सर्वे करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है, कोई डेटाबेस बनाना है, तो आप वो सारा कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर सकते हैं, आप इकट्ठी करके बना सकते हैं। मतलब बेसिकली आप एक्सेल में उसको स्टोर करके रख सकते हैं, आप पीपीटी की फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हो। तो डेटाबेस भी यहाँ पर तैयार हो जाता है कंप्यूटर के थ्रू। नेक्स्ट है नैरेटिव और प्रेजेंटेशनल। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम बेसिकली जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको यूज करते हैं अपना मटेरियल प्रेजेंट कराने के लिए बच्चों को। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जिनकी मैं बात कर रही थी, प्रोजेक्टर्स की बात कर रही थी, तो आप वहां पर प्रेजेंटेशंस दिखा सकते हैं बच्चों को, नैरेटिव के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं वो प्रेजेंटेशन। आपने सपोज आपने कहानी को दर्शाया है पिक्चर्स के माध्यम से, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, नैरेटिव्स का यूज कर सकते हो, प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। तो ये भी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का पार्ट होती है। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो मुझे शायद गिनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी को पता है कि एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग करते हो ना, जब आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हो, प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हो, तो आप देखोगे कि आपकी क्लास में डिसिप्लिन बहुत होता है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व भी किया है अपनी क्लासेस के थ्रू, और अगर आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे तो इनडिसिप्लिन की शिकायत आपको बहुत हार्डली ही आती है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में। एक तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, फिर बच्चों की जो सारे सेंसेस हैं वो यूज हो जाते हैं। ऑडियो विजुअल जब आप एड्स शो करते हैं तो बच्चे देखते भी हैं, समझते भी हैं, मजा भी आता है, एंजॉय भी करते हैं, तो वो सारी चीज होती है। फिर सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है एक प्रेजेंटेबल मैनर में होती है, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन करते हैं, आप सिमुलेशंस के थ्रू उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, आप ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं, तो वो सब बहुत ही हेल्पफुल होता है। आपको बच्चों का फीडबैक भी बहुत अच्छे से मिल जाता है। बच्चों को कंप्यूटर में अपना, जैसे जब डायलॉग या कन्वर्सेशन में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, मान लो गूगल फॉर्म ही दे दिया आपने कंप्यूटर में, या फिर आपने MCQs ही दे दिए, तो बच्चे को क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है कि हाँ ये रेड आ गया तो मतलब गलत किया है, ये किया है तो ठीक किया है, और उसमें उनको मतलब बुरा भी नहीं लगता है कि किसी और को भी पता चल रहा है। तो इंडिविजुअली भी वो चीज़ उनको हैम्पर नहीं कर सकती है। और बच्चे जो है इससे क्योंकि एंजॉय भी करते हैं, साथ साथ बच्चों को खुद से कुछ सीखने को मिलता है। ऑब्वियसली जब कंप्यूटर में बच्चे काम कर रहे होते हैं तो वो खुद कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली, तो उनको लगता है कि हाँ भी वो कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके यूजेस हो सकते हैं, बस आपको ये है कि कोई भी यूज आए या डिसयूज जो भी आए तो वो आपको पहचान लेना है। आई थिंक अब पहचान तो आप लेंगे ही इस चीज को।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेट की, क्योंकि इंटरनेट के बिना कंप्यूटर्स भी अधूरे हैं। आप सभी को पता है कि अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा कंप्यूटर में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ इंटरनेट से ही होती है, वैसे भी कंप्यूटर में काफ़ी कुछ सीखने को होता है, लेकिन इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आज के वर्ल्ड में। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो वो इंटरनेट के थ्रू ही हो रही है। अगर मैं व्हाट्सएप क्लास ले रही हूँ या फिर आप व्हाट्सएप क्लास ले रहे हैं, आप जूम पे क्लास ले रहे हैं, आप गूगल क्लासरूम्स ले रहे हैं, तो इंटरनेट नहीं होगा तो हम क्लासरूम्स की बात ही नहीं कर सकते। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशनल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है इंटरनेट की। ऑनलाइन डिस्कशन हो सकता है, इजी कांटेक्ट है, इसमें आपको मतलब कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ता है कि चलो भाई मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ। आप एक ही जगह पर बैठे हुए अपने 40 बच्चों से 80 बच्चों से कनेक्ट कर सकते हैं। एनसाइक्लोपीडिया प्रोवाइड करता है, यहाँ से आपको न्यूज़ मिलती है। आप स्कूल और कॉलेज के प्रोजेक्ट्स पूरे करते हैं इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए मैं कहती हूँ 3 विमेन स्पोर्ट्स पर्सन पर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है तो आप कहाँ से करेंगे? ऑब्वियसली आप विकिपीडिया छानते हैं, फिर आप पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं, उनको पेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन लर्निंग इसी से हो रही है। मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया में आपको आगे समझाऊंगी क्या होता है। फिर कम्युनिकेशन हो रही है, इससे बिल्कुल हो रही है। लर्निंग फ्रॉम होम, ये आज के सिनेरियो की बात हो रही है, आज के ऑनलाइन सिस्टम की बात हो रही है कि हम किस तरह से कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। जब हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं तो हम ओपन एजुकेशन की बात करते हैं, जैसे कि इग्नू हो गया, SOL हो गया, तो यहाँ से आप डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन ऐसा मोड है कि ये डिस्टेंस एजुकेशन नहीं रह जाता। फिर आप हर दिन हर टाइम पे अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल व्हाट्सएप का इन चीज़ों का लीजिए। व्हाट्सएप वीडियो कॉल आप कर सकते हैं। अगर मैं एजुकेशन को भी हटा दूँ तो आप इंटरनेट के थ्रू अपने दूर बैठे, दूसरे देश में बैठे, दूसरे स्टेट में बैठे रिश्तेदारों से कितना ईजिली कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो भाई इनको ध्यान से पढ़ लेना कि क्या क्या इसके इंटरनेट के यूज़ होते हैं। तो इंटरनेट के बिना भी हमारा जो वर्ल्ड है मुझे लगता है बिल्कुल अधूरा है। अब हम मल्टीमीडिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिनको ये टर्म समझ में ना आई हो। बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट, कलर, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो. It is a presentation of information that incorporates multiple media such as text, audio, graphics, animation. जब मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हो कंप्यूटर से कुछ भी, ठीक है, कुछ भी पढ़ा रहे हो, आपने एक पीपीटी प्रिपेयर की है। उस पीपीटी के अंदर जो है आपने ग्राफिक्स का यूज़ किया है, आपने एनिमेशन का यूज़ किया है, आपने ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ किया है ना, आपने टेक्स्ट का भी यूज़ किया है, तो वो एक मल्टीमीडिया इक्विपमेंट हो जाता है आपके लिए। बेसिकली मल्टीमीडिया का मतलब ये है कि जब आप एक ही साथ बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज करते हो, आपने टेक्स्ट भी डाला है, आपने कलर भी इसमें डिफरेंट रखे हैं। जैसे मैंने देखो इस पूरी प्रॉपर स्लाइड में मैंने 3 कलर रखे हैं। मैंने इस वीडियो में आपको गूगल भी खोल के दिखा दिया, आपको सिमुलेशन भी दिखा दिया, फिर आपको कुछ ये सर्कल में जो मैंने प्रेजेंटेशन दी आपको ये भी दिखा दी। तो ये पीपीटी में मैं काफी चीजों का यूज कर रही हूँ, तो ये मल्टीमीडिया ही हो गया। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है। तो जब आप बहुत सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हो अपनी प्रेजेंटेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए और इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए, तो ये सारा आपका मल्टीमीडिया का पार्ट बन जाता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी आपको। मेन मतलब जो है मैंने समझा दिया है। अब इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया सजेस्टेड बाय सेंटर फॉर इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। भाई इसकी भी फुल फॉर्म याद रख लेना, साइट क्या होता है। इसके द्वारा डिफरेंट फॉर्म्स बताई गई है मल्टीमीडिया की। इसमें क्या क्या होता है, टॉकिंग बुक्स एंड स्पीच सिंथेसिस होता है। देखो बहुत सारी टॉकिंग बुक्स आती हैं, मतलब आप अगर कंप्यूटर पे जाके खोलोगे तो वो बोल रही होती हैं, ऐसी टॉकिंग बुक्स आती हैं। फिर CD ROM स्टोरी बुक्स होती हैं। यहाँ पर आपकी स्टोरी बुक्स जो है अवेलेबल होगी डिजिटल फॉर्म में, आपको प्रॉपर पिक्चराइजेशन के थ्रू। वीडियो भी होती है जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं, मतलब बहुत सारी रियल वर्ल्ड के जैसा आपको लगेगा यहाँ पर जब आप CD ROM की स्टोरी बुक्स को पढ़ेंगे। इसमें एनिमेशंस होते हैं, इलस्ट्रेशंस होते हैं, मतलब आपको पिक्चर्स नजर आएंगी एनिमल्स की, स्टोरी चल रही होगी, साथ साथ बोल भी रहे होंगे, और फिर जो है आपको बहुत सारी एनिमेशन भी नजर आएंगी, स्पीच भी, साउंड भी, हर तरह का इफेक्ट यहाँ पर मिलेगा। फिर कंप्यूटर सिमुलेशन जिनके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं पहले। उसके बाद वीडियो डिस्क जो होती हैं, वीडियोस होती हैं, ऑडियो विजुअल एड्स की बात हो गई। हाइपर मीडिया मीन्स जैसे हाइपर लिंक्स होते हैं, कई बार हम लिंक भेज देते हैं एक दूसरे को, लिंक को ओपन करते ही वीडियो ओपन हो जाती है, इस तरह आपका हाइपर मीडिया का पार्ट है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, तो आई होप कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, इसका बहुत सारा फायदा है। अगर आप अपनी पीपीटी में सिर्फ आप टेक्स्ट डालते हैं, सपोज आप सिर्फ टेक्स्ट डालते हैं, आप लिख लेते हैं, है ना, और फिर आप बोलते रहेंगे सामने जाकर, तो वो बिल्कुल टीचर सेंटर्ड या कंप्यूटर सेंटर्ड हो जाएगा, उसमें स्टूडेंट सेंटर्ड कुछ भी नहीं रह जाएगा। अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं छोटे बच्चों के लिए या फिर स्कूल के लिए बना रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप ग्राफिक्स भी इन्वॉल्व कीजिए, एनिमेशन भी इन्वॉल्व कीजिए उसके अंदर, अकॉर्डिंग टू द एज एंड मतलब लेवल बच्चे के उसके अकॉर्डिंग करना है, लेकिन आपको करना चाहिए। तो आप इस तरह से इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आपकी टीचिंग जो है बहुत इफेक्टिव होगी, और ये मल्टीमीडिया का पार्ट होता है। तो आई होप कि मल्टीमीडिया आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। नेक्स्ट और लास्ट हम टॉपिक की बात करेंगे, मोबाइल लर्निंग की बात करेंगे। देखो, मोबाइल लर्निंग में से ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि मोबाइल्स के बिना तो हमारा जीना बिल्कुल बेकार सा ही लगता है हमें आजकल। एक दिन आपसे मोबाइल ले लिया जाए तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में पहुंच गए हैं। तो देखो, एजुकेशन थ्रू मोबाइल इज ऑफन रेफर्ड एज एम लर्निंग। तो जैसे हम ई लर्निंग बोलते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के थ्रू पढ़ते हैं तो उसको ई लर्निंग बोलते हैं। ऐसे ही मोबाइल की यूज से जब आप पढ़ते हैं उसको हम एम लर्निंग बोलते हैं। ये चीज़ याद रख लो। अब मोबाइल लर्निंग में क्या क्या आता है, जैसे कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, व्हाट्सएप के थ्रू आप पढ़ लेते हैं। आप बच्चों को कुछ नहीं आ रहा, आपने गूगल करके दिखा दिया, आपने गूगल फॉर्म मोबाइल पे बना सकते हो, आप गूगल स्लाइड्स बना सकते हो, आप गूगल क्लासरूम, जूम से लेके सब कुछ आप मोबाइल में कर सकते हो। जो हमारे एंड्रॉयड फोन हो गए या फिर आईफोन हो गया, जो भी है, सबके अंदर ये फैसिलिटीज जो है अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी ट्रेनिंग करनी है, दीक्षा ऐप से करनी है, चॉकलेट ऐप से करनी है, बहुत सारी ऐप्स होती हैं, स्वयं पोर्टल आपको खोलना है, तो आप सब कुछ मोबाइल से कर सकते हो। तो आप कह सकते हो एक कंप्यूटर के जैसा ही मोबाइल आपकी जिंदगी में आजकल काम कर रहा है। आप वहाँ पे देखो, अब तो गूगल में ये भी फैसिलिटी है कि आप क्रोम खोलते हो तो वहाँ पे साइड में जाकर डेस्कटॉप साइट भी आती है, तो डेस्कटॉप जैसा आपके सामने खुलकर आ जाता है। तो मोबाइल लर्निंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीटी में अगर बात करें तो मोबाइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन टूडेज सिनेरियो ऑल्सो मोबाइल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सो ये कुछ चीजें थी आईसीटी में। ठीक है, जितनी भी मैं कोशिश कवर कर सकती थी मैंने कवर करी है। मैं फिर से कहती हूँ कि कुछ भी कंप्लीट नहीं होता है प्रिपरेशन के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ कमियां छूट जाती हैं, क्योंकि ये तो चलो मैंने थोड़ी बहुत मेहनत करके आपके लिए पीपीटी ये सब बनाया है, लेकिन आपकी मेहनत मेरे से ज़्यादा होनी चाहिए। मैं अगेन कहूँगी कि प्लीज़ मुझ पर डिपेंडेंट मत रहना। अगर कुछ बच्चे सोचते हैं कि वो पूरा मुझ पर डिपेंडेंट है, तो आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप मुझ पर डिपेंडेंट ना रहें। आपको अपने आप पर डिपेंडेंट होना है। दूसरों पर डिपेंडेंट होने से कभी एग्जाम्स क्लियर नहीं होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैडम ही वीडियो करके हमारा एग्जाम क्लियर करा देंगी, तो बिल्कुल नहीं। आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर, है ना। एनसीएफ कहता है कि हमें सिर्फ एक फैसिलिटेटर बनना है। मैंने आपको पूरी प्रिपरेशन की एक वीडियो बनाकर दी गई है कि डीएसएसबी की पीआरटी की तैयारी आप कैसे करेंगे, क्या सिलेबस है। अब बुक्स पढ़ो भाई, आप सर्च करो, जो नहीं मिलता, जिनकी वीडियोस मैं डाल रही हूँ आप वो वीडियोस भी देखो, क्योंकि इससे नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला। जब भी जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये मेरी कोई है ना, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये मेरी, देखो अब आप समझ सकते हो कि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, आपको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो जितना जिस अकॉर्डिंग मुझे टाइम मिलता है ना, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और वो मैं करती रहूँगी टाइमली, जैसे मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ किसी चीज़ को माइंड मत करना, किसी बात का बुरा मत मानना। अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से बोल देती हूँ तो प्लीज़ उसको माइंड मत करना, और अपनी प्रिपरेशन जो है वो रेडी रखिए। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।